स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में हमारे साथ एक सीनियर मेहमान जुड़ चुके हैं, मलूक नागर जी, बहुजन समाज पार्टी के सांसद। मलूक जी, बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो इस सत्र के हीरो भी हैं वो, जिस तरीके से जो सेंधमारी करने वाले लड़के थे उनमें से एक को पकड़ा था मलूक नागर जी ने, बहुत बात हुई उस प्रकरण पर भी। लेकिन सर, आज विपक्ष के बहुत सारे आपके साथी जो हैं वो संसद से यहाँ विजय चौक तक मार्च निकाल रहे थे, जो जैसा निलंबन हुआ है, आप शामिल थे क्या उसमें आज? देखिए, ये हमारे साथी विपक्ष के नाते तो बिल्कुल ठीक बात है, और सो कॉल्ड जो इंडिया गठबंधन बना है उसके हिसाब से वो हमारे बिल्कुल साथी नहीं है। हम उनके बिल्कुल अभी साथ नहीं हैं। हम अलग एक पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक देश की विचारधारा के लिए और देश के लोगों के लिए जो हमें सही बात लगती है हम उसे कहते हैं, और बिल्कुल देश हित में रात और दिन काम करते हैं। लेकिन मायावती जी ने तो आज ये कह दिया कि राजनीति में कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, सोच समझकर बोले हमारे बारे में। तो ये बिल्कुल इसमें नई बात क्या है। एक दिन बीजेपी के हमारे वरिष्ठ सांसद हैं जगदम्बिका पाल जी ने कहा सदन में, पार्लियामेंट में स्पीच है कि हम 80 के 80 जीतेंगे। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने कहा जगदम्बिका पाल जी ऐसे मत कहो, अगर हम साथ मिल गए तो 80 के 80 जीतोगे, अगर हम गठबंधन के साथ मिल गए तो 60 से ज़्यादा, वो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, तो 60 से ज़्यादा सीटें यूपी में वो जीत जाएंगे या हम जीत जाएंगे, और यूपी जिसकी हो जाएगी देश उसका हो जाएगा। मगर जगदम्बिका पाल जी इस तरीके से प्लीज़ बात मत करो। हमने वहाँ भी बोल दी थी, और कुमारी बहन मायावती जी ने ठीक बोला है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और वो अकेले समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बोली है, वो तो हर किसी पार्टी के लिए लागू होती है। एकदम बिल्कुल सही बात है। नहीं तो लेकिन अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? आपके शोर जाने वाले हैं, अब तो 3 महीने चुनाव में रह गए। देखिए, ये तो जो रात और दिन जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट में जब चीज़ें आती हैं हम टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं। और कुछ लोग और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो वहाँ बेंच खाली पड़े रहते हैं और वहाँ पर बोल नहीं पाते, बातों को रख नहीं पाते, बाहर आकर के कुछ का कुछ बोलते हैं। तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसकी जब तक बात है, ये तो केवल और केवल अधिकार कुमारी बहन मायावती जी के पास है, वो क्या करेंगी और कब करेंगे। गठबंधन की बैठक में अभी परसों ये चर्चा हुई कि कांग्रेस पार्टी बड़ी नजदीकियां बना रही है बहुजन समाज पार्टी से। रामगोपाल यादव जी ने कह दिया कि अगर बहुजन समाज पार्टी आएगी गठबंधन में तो हम इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। देखिए, हम वीटो कर रहे हैं आपको। देखिए, हमने दो चीजें सुनी है। एक तो ये सुनी है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके 2 भेजे हैं कि एक तो बसपा से समझौता करो, और दूसरा भेजा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब यूपी से चुनाव लड़ाएं। एक तरफ तो ये खबर चल रही है, दूसरी तरफ चल रही है कि उन्होंने रामगोपाल जी ने, अखिलेश जी ने ऐसा कह दिया। मुझे तो लगता है दोनों ही खबरों में दम नहीं है, दोनों ही खबर चंडू खाने की है। हाँ, एक बात पक्की है कि अखिलेश जी मीटिंग खत्म होने से पहले बाहर निकल आए, और उन्होंने जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहा था उससे पहले बाहर आ गए, और उन्होंने आते ही बीजेपी पे जो हमला करा और तंज कांग्रेस पे भी कसा। तो मुझे तो पूरी बात ऐसा लग रहा है कि उन्हें मध्य प्रदेश का जो पिछले दिनों घटना हुई थी, जो उनको सीट एक भी नहीं दी गई थी, और अखिलेश वखलेश कह के जो उनकी बेइज्जती करी थी, उसका पूरा बदला लिया, पहले ही छोड़ी। और वो अब पूरा सिद्ध करेंगे कि वो कितनी सीट अब मध्य प्रदेश का बदला यूपी में लेंगे। तो उनकी तलखी आपस में चल रही है, कांग्रेस की और समाजवादी की। हमारा कोई किसी से लेना देना नहीं है। हम तो बिल्कुल देश हित और जनता के हित में सोचते हैं, और कब किसकी कब कहाँ जरूरत पड़ जाए ये सभी पार्टियों के लिए है। उनकी छोड़ा, आप अपनी बताएं, आपको इस गठबंधन में शामिल होकर फायदा दिखता है? हमको तो ऐसा लगता है, अभी जो गठबंधन सो कॉल्ड पहले जो इंडिया जो हुआ था, उससे पहले बेंगलोर में मीटिंग हुई, पटना में मीटिंग हुई, बम्बई में मीटिंग हुई, और उसके बाद जब 5 राज्यों में चुनाव हुए तो वो गठबंधन टूट गया, किसी ने किसी को सीट नहीं दी। मध्य प्रदेश में सपा की और कांग्रेस की लड़ाई हुई, और राजस्थान में आरएलडी की और कांग्रेस की लड़ाई हुई। और जो पूरे देश की बात करें, पंजाब में लड़ाई, हरियाणा में लड़ाई, दिल्ली में लड़ाई, छत्तीसगढ़ में लड़ाई कांग्रेस की और आप पार्टी की। और साउथ के जो इनके साथ गठबंधन के साथी हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, एक तरीके से उनसे भी लड़ाई। अगर उन्हें साथ रखेंगे तो 75-78% जो हिंदू हैं और सनातन से जुड़े हैं, डायरेक्ट सब धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, हम तो इस विचारधारा पे हैं, लेकिन वो फिर दूर भाग जाएंगे, उनसे भी लड़ाई। तो मुझे तो लगता है अभी तो ये पहले यही गठबंधन बन जाए, मुझे तो लगता है आने वाले कुछ दिनों में यही न टूट टाट जाए। आपने तो गठबंधन ही खारिज कर दिया पूरा। लेकिन उसमें बात हो गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे आपको ये ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नाम रखा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए इनको। दलित नेता हैं, इस लिहाज से सीनियर नेता हैं। आप मायावती जी के सामने बड़ा दलित फेस खड़ा करने की तैयारी है? नहीं, मैं इसमें मेरा सोच ये है, और जो राजनीतिक रूप से सोची जा रही है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ममता बनर्जी जी ने
और अरविंद केजरीवाल जी ने केवल ये सिद्ध कराया है कि राहुल गांधी को हम लीडर नहीं मानते। उन्हें पता थी कि खड़गे साहब का नाम रख देंगे तो कोई और लोग विरोध करेंगे, तो लीडरशिप में डिस्प्यूट पड़ जाएगा और लीडरशिप में और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में वो दोनों ऑलरेडी आ जाएंगे। और कुछ देर के बाद कुछ ने विरोध करा तो यानी कि ये कोई बात ही नहीं हुई। जैसे पीटी कराते हैं बचपन में स्कूल में, सावधान विश्राम, फिर कहते हैं जैसे थे, तो ये तो जू के तू रहेगी जैसे थे। आप मानते हैं लीडर राहुल गांधी को? देखिए आपकी पार्टी? मैं तो ये मानता हूँ हमारी देश की नेता और एक अकेली नेता ऐसी है जो अपनी वोट किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, वो है हमारी बहन मायावती जी। और जहाँ तक बात है राहुल गांधी जी नेता तो हैं पर कांग्रेस के हैं और कहीं ना कहीं ज़रूर खामियां हैं। 3 साल तक वो अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाए थे। अभी भी जो वो मिमिक्री हो रही है उसमें जो हालात थे, सब चीज़ों को देख करके लगता है कहीं ना कहीं अभी देश के लिए जो चाहिए, देश की जनता के लिए जो चाहिए, अभी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमारे कुछ साथी अब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मलूक साहब, एक बात जो दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि जितनी ज़रूरत बाकियों की आपको साथ लेने की है, आपकी ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है। 2007 के बाद जिस तरह से जो बीएसपी है उसका ग्राफ गिरता हुआ दिखाई देता है हमें। 2014 में कोई सीट ना आना, 2022 में 1 सीट आना, तो जिस तरह से ग्राफ दिखाई दे रहा है उस तरह से तो ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है किसी अलायंस में जाने की। ये अपनी अपनी एक सोच होती है और अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपने दिमाग में एक खाका खींचने की बात होती है, अब अपनी अपनी एक किसी बात को कहने का एक तरीका होता है। हम ऐसा मानते हैं कि राजस्थान में चुनाव हुए भी, जो परसेंटेज हमें वोट मिला अगर वो मिलके तालमेल हो जाती तो बीजेपी आती ही नहीं, और मध्य प्रदेश में हो जाए तो बीजेपी आती ही नहीं। और बीजेपी को अगर देश से निकालना है तो कुमारी बहन मायावती जी को इज्जत देनी पड़ेगी। 7 डाका डाल के मध्य प्रदेश में लेगी कांग्रेस, वो उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 6 एमएलए राजस्थान में डाका डाल के लेगी, उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 3 एमएलए डाका डाल के उत्तराखंड में लेगी, उसको करना पड़ेगा। अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा अगर बीजेपी को हटाना है। अपने आप को सोचो मत, बीजेपी को हटाने को समझो, अपनी क्षमता हो ना तो आप क्या कर सकते तो हो। आप बीजेपी को हटाने के लिए किसी भी गठबंधन के लिए तैयार हैं? तो हम तो बीजेपी की जहां तक बात आती है, बीजेपी की जो कुछ बातें सही हैं उन्हें हम सपोर्ट करते हैं खुल्लम खुल्ला और तारीफ करते हैं, और जो बीजेपी की कुछ कमियां होती हैं खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं, संसद में टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं और बिल्कुल उजागर करते हैं। मुझे एक बात इसमें आपकी बात से, दोनों वरिष्ठ लोग हो, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हो, एक बात कहनी है। पहले बाबा आदम के जमाने वाला आज परिवेश नहीं है। आज का नौजवान बदल चुका है, आज का देश बदल चुका है, आज के टेलीविज़न बदल चुके हैं, आज का सोशल मीडिया बदल चुका है। अगर तुम सही बात को सही कहोगे तो लोग तुमसे सहानुभूति रखेंगे, अगर तुम सही बात का बगैर मतलब के विरोध करोगे तो लोग तुम्हें और उल्टा कमजोर कर देंगे। प्रैक्टिकल बात पुराना है क्या जमाना नहीं रहा तो लोग कह रहे हैं कि भाई कॉमेडियन सबका मजाक उड़ाते हैं, तो धनखड़ जी का भी थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया, मिमिक्री कर दी, बेवजह भाजपा वाले हंगामा कर रहे हैं। आपके साथी कह रहे हैं सब। इसमें मुझे एक बात कहनी है, हम लोगों की जान मुश्किल से बची है, हम मौत हमारे नज़दीक से निकल के गई है। हम वहाँ तक इसके पक्षधर हैं कि सिक्योरिटी कैसे ढील हो। या 2001 में जो सिक्योरिटी में जो रिपोर्ट बनी थी, जब लोग मारे गए थे, बहुत आतंकवादी मारे गए थे, उसका कंप्लेन किसने नहीं करा और उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी फिक्स हो, हम भी चाहते हैं, लेकिन तुम संसद को चलने नहीं दे रहे अंदर। मैं खत्म कर रहा हूँ। संसद को तुम अंदर चलने नहीं दे रहे, इतने गंभीर मुद्दा है, और बाहर आके तुम मिमिक्री कर रहे हो। तो फिर तुम्हें आर्टिस्ट होना चाहिए, तुमको थिएटर और फिल्म में काम करना चाहिए बजाय एमपी के और देश के लिए काम करने एक के अंतिम बजाय। प्रश्न ले लेते हैं समीर जी का। मल्लुक जी, ये बसपा का ये समस्या क्यों है कि लोग बसपा के टिकट पे चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते हैं। वो मध्य प्रदेश में आपने देखा, राजस्थान के अंदर देखा, उत्तराखंड में देखा, या टिकट मिलता है, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म निकलने का दिन वापस हो जाता है, उसके बाद घोषणा कर देते हैं कि मैं पार्टी का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं सचिन पायलट के साथ हूँ जो टोंक से आपका कैंडिडेट था। तो ये प्रॉब्लम क्यों है बसपा के साथ कि बसपा के नाम पे जो चुनाव जीतते हैं वो चुनाव जीतने के बाद जो सत्ता का दल होता है उसके साथ चले जाते हैं। इसको देखने का तरीका है, कहीं पे कोई किसी का दरवाजा खुला हुआ है और कोई डाका डाल के ले जाए, चोरी करके ले जाए, और बाद में कहे तूने दरवाजा खोल रखा था इसलिए डाका डाल के ले गए। अरे भाई तुम लेके जाते हो, मतलब कमजोर लोग हैं, दलित लोग हैं, कमजोरों की पिछड़ों की हम पक्षधर रहते हैं हमेशा, और जो डाका डाल के लेके जा रहा उसको कहते नहीं हो। अब भी हम कोई कर रहे हैं चोरी भी और सीना चोरी भी, समझ नहीं आती बात। तो आपको कांग्रेस के साथ हरगिज नहीं जाना चाहिए अगर आप बोल रहे हैं डाका डाल रहे हैं? नहीं, ये देखिए अभी बहन जी ने आज कहा है
राजनीतिक में कुछ भी संभव है, कहीं भी संभावनाओं का खेल हो सकता है और इसका केवल और केवल अधिकार कुमारी बहन मायावती जी को, जो निर्णय लेंगे हम सब लोग तो सिपाही हैं, हम सबको मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मलूक नागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मलूक नागर साहब बड़ी खुलकर अपनी बातें कहते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि बीजेपी भी अगर कोई अच्छा काम करती है तो हम तो उसका भी समर्थन करते हैं। उनका कहना ये है कि जो मायावती जी ने कहा कि राजनीति में संभावना हर बात की बनी रहती है हमेशा, इसलिए इस गठबंधन में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे फिलहाल कुछ भी कहना जो है इस वक्त जो है जल्दबाजी होगी। मौका आएगा तो हो सकता है कि आपको एक स्पष्ट रुख मायावती जी की तरफ से भी मिलता हुआ इस पर देख पाएंगे। हर्षवर्धन जी, मलूक नागर साहब में की बातों में कहीं कोई इशारा दिखा आपको कि नहीं? मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जो कहा और मलूक नागर जी ने जो कहा, दोनों में बहुत फर्क नहीं है। वो भी वही कह रहे हैं कि हम बिल्कुल गठजोड़ का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आप ससम्मान बुलाइए तो सही। और आप देखिए, ये यहीं का मसला नहीं है। आपने कर्नाटक में देखा कि जेडीएस कहती रह गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको वहां जगह नहीं दी। यही काम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ कर रही। ठीक है, बसपा की भी जरूरत है, लेकिन प्रासंगिकता के लिहाज से देखें तो वो खतरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी उतना ही है। अच्छा, एक और खबर जो विपक्ष की बैठक से निकल कर के आई, दरअसल ममता बनर्जी ने बहुत सारे एजेंडा सेट किए हैं इस बैठक के अंदर, जहां उन्होंने खड़गे साहब का नाम आगे कर दिया। तो ये भी खबर है कि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। ये सुझाव भी उन्होंने दिया है। देखिए, ये बातें तो पहले भी हुई हैं कि प्रियंका गांधी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन क्या उन्होंने चुनाव लड़ा? अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बार भी ऐसा कुछ होने जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका कोई चांस नहीं बनता। प्रधानमंत्री की जिस तरह की छवि है, उनको जिस तरह से लोग प्यार करते हैं, उनके खिलाफ अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो वो सिंबॉलिक तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अपने चुनाव लड़के अपनी हार जो है वो देखेंगी। और उसके बाद क्यों उनको आगे शहीद करने के लिए उनका नाम दे रही है? देखिए, असली खतरा तो मुझे यही दिखता है कि राहुल जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी गई और प्रियंका जी का करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। अब ये कौन नहीं जानता है कि वाराणसी में कोई भी जाए, प्रियंका जी नहीं, सोनिया जी, राहुल जी, कोई भी नेता चला जाए, उसका क्या हश्र होगा, ये कोई कहने की बात नहीं है। एक सांसद के तौर पर जब एक प्रधानमंत्री ऐसे व्यवहार करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी तो वैसे भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो आप कह रहे हैं कि सब कुछ वो तय कर रही हैं, तो वो ये भी तय कर दे रही हैं कि अब गांधी परिवार धीरे धीरे जो ड्राइविंग सीट पर है उससे थोड़ा सा पीछे चला जाए। देखिए, मुझे लगता है प्रियंका गांधी का वाराणसी चुनाव से लड़ने से बेहतर है कि वो अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़े, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े। और ये मुझे लगता है ये मुकाबला ज़्यादा दिलचस्प होगा अमेठी में। अगर वाराणसी में जाती है तो पूरे देश को पता है कि क्या होगा। और प्रियंका गांधी भी जानती है वो चुनाव लड़ने हारने नहीं जाएगी। मुझे लगता है अगर कांग्रेस को लड़वाना है उत्तर प्रदेश से तो स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से लड़वाए प्रियंका गांधी को। तो ये मुझे लगता है ये चुनाव जरूर दिलचस्प होगा दोनों के बीच में। ये कुछ एक सवाल हैं जिन्होंने बड़े दिलचस्पी है लोगों की, जैसा आपने कहा राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी इस बार चुनाव में दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देंगी, नरेंद्र मोदी क्या बनारस के साथ किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी भी लोग चर्चा काफी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अनुमान लगाना और जिसको कहते हैं कि संभावनाएं तो हर वक्त होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी काशी के अलावा किसी और सीट के बारे में सोचेंगे। लोग कहते हैं कि भाई तमिलनाडु चले जाएं, दक्षिण भारत से जिस तरह वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोग्राम आउटरीच के जरिए होगा, वो स्कीम्स आउटरीच के जरिए होगा। उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी जाके लड़ना उसकी जरूरत नहीं होगी, नंबर एक। दूसरा ये है कि जब हम कहते हैं कि क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये कुछ तय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो तय करने की स्थिति में है क्या, उनको डर है अब किस सीट से जाएंगे और चुनाव हार जाएंगे, वायनाड के अलावा कहां से लड़कर वो चुनाव जीत पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। अब तो खतरा ये है रायबरेली सीट बचेगी या नहीं बचेगी। देखिए, मुझे इस पर लगता है कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री जो है वो काशी के अलावा कन्याकुमारी जैसी सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो एक सिंबल जो है, सिंबलिज्म होगा। और क्योंकि ये बार बार किया जा रहा है कि जो साउथ है, जो दक्षिण भारत है, उसमें बीजेपी का आधार नहीं है, उसमें जो बाकी पार्टियां उसका जोर है, तो अगर प्रधानमंत्री ऐसा कदम उठाते हैं तो मेरे ख्याल से एक संकेत के तौर पे, एक सिंबलिज्म के तौर पे अपनी पार्टी को भी जो दक्षिण भारत है उसमें जोश में लाने में भी ये कारगर साबित होगा। प्रियंका गांधी की फॉर्मल एंट्री होगी चुनावी राजनीति में, आपको लगता है? मुझसे पूछ रहे हैं? मुझे लगता है देखिए, प्रियंका गांधी की एंट्री तो हो ही चुकी है। जिस तरह से वो प्रचार करती हैं, जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में भी करती हैं या बाकी जगह करती हैं, तो वो एंट्री तो हो ही चुकी है। अब चुनाव
देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जो परिवार है, जो गांधी परिवार है, उसमें ये कोशिश हमेशा दिखाई दी कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जाए, उनको आगे रखा जाए और उनके करियर को पुश किया जाए। और एक मुझे लगता है कि ऐसे बयान भी कई बार आए हैं प्रियंका गांधी की तरफ से कि मैं चाहती हूं कि राहुल गांधी जो है आगे बढ़ें। लेकिन ये मांग भी कांग्रेस पार्टी में उठती रही है कि प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में आना चाहिए। और ऐसा कोई मुझे अचंभा नहीं होगा कि अगर प्रियंका गांधी जो है, जिस तरह की सेहत सोनिया गांधी की है, मुझे कोई अचंभा नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़ें। मुझे लग रहा है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी तो रायबरेली के अलावा ऐसी कोई सीट मुझे नजर नहीं आती जहां प्रियंका गांधी जाके लड़े। ये तय है कि सोनिया गांधी की इस बार रायबरेली चुनाव लड़ने की संभावना बहुत कम है। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी जो सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र का काम भी देखती है, मुझे लग रहा है रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखना होगा उस स्थिति में बसपा समर्थन देती है या समाजवादी समर्थन देती है, गठबंधन किस रूप में आकार लेता है, उसके हिसाब से तय होगा। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि रायबरेली के अलावा प्रियंका गांधी के लिए कहीं और नजर आती नहीं। लेकिन अमेठी के बाद तो बीजेपी की निगाह रायबरेली पर भी है और अब उत्तर प्रदेश में तो कम से कम किसी सीट को सेफ सीट कांग्रेस कह नहीं सकती। नहीं, इसलिए भी नहीं कह सकती कि आप रायबरेली और अमेठी का भी इतिहास देखें तो अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़े तो शायद परिणाम बदल जाए। मुलायम सिंह यादव जी ने तो बहुत खुले तौर पर कहा था कि मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर करा दिए, मुझे फोन आ गया तो इसलिए मैंने ट्रांसफर करा दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति दिखती है रायबरेली और अमेठी पर, उस गुब्बारे को तो स्मृति जी ने ध्वस्त कर दिया है। रायबरेली में जो बची खुची इज्जत है, क्योंकि आप अगर देखें तो 2014 से 2019 में जीत का अंतर कम हुआ है। ये अंतर क्या उसी तरह से कम हो रहा है जैसे 2009 से 2014 और फिर 2014 से 19 में स्मृति जी जीत गई? अगर उस तरफ जा रहा है तो ये गांधी परिवार के लिए बड़ा खतरा है। वायनाड में अगर राहुल गांधी जीत भी जाते हैं और उत्तर भारत से एक भी सीट न मिले, क्योंकि राहुल जी बार बार कहते हैं ना कि दक्षिण के लोग तो बड़ा मुद्दों पर वोट करते हैं, यहाँ भावनात्मक वोट करते हैं, तो लगता है भावनात्मक इतना ही चलना था, इससे आगे है नहीं। देखिए, अब आज का इस सत्र जो है हो सकता है आज समाप्त हो जाए, चुनाव में अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। क्या एक बार फिर लोगों के दिमाग में ये जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी किसी पर्सनालिटी क्लैश की तरह होने जा रहा है, या आपको लगता है कि अब कोई परसेप्शन में भी कोई नहीं है विपक्ष का नेता जो एक दिखाई देता हो? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के पद का सवाल है तो ऐसा कोई भी नेता, अगर आप मेरे ख्याल से आपने भी कुछ समय पहले सर्वे इस तरह का किया था जिसमें ये देखने की कोशिश की थी कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया जा रहा है, तो उसमें भी ये निकल के आया था कि प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि ये चुनाव कोई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की पर्सनैलिटी क्लैश होगा, तो राहुल गांधी की वो पर्सनैलिटी उतनी बड़ी है नहीं कि वो जो है नरेंद्र मोदी जो हैं उनके खिलाफ अपने आप को पिच करके चुनाव लड़े। मुझे लगता है कि अगर ये गठबंधन चुनाव भी लड़ेगा तो ऐसा कोई कैंडिडेट उनकी तरफ से नहीं आगे किया जाएगा जिसको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है।